आपको एरर एनालिसिस जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उसमें कोई भी समस्या ना आए। तो यहाँ पे दो मेजर सेक्शंस होते हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो होती है कि एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो चेंजेस या एरर्स हम एनकाउंटर करते हैं, उन्हें भी सिस्टमैटिक एरर्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि इनका रीजन भी हमें पता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, हम टेम्परेचर नॉर्मलाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे। ओके सर, ठीक है। तो यहां मैं आपको बताता हूं एक बेहतरीन सा हैक कि हम रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब रैंडम एरर को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दो। हेलो बच्चों, कैसे हैं यार आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत मजेदार सा टॉपिक शुरू करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करके आपको एरर एनालिसिस जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उसमें कोई भी समस्या ना आए। अगर मैं पुराने सालों की बात करूं तो इससे सवाल आए हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन आप सभी को पता है, हर साल एक या दो सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते ही हैं, और साथ ही साथ उसमें एरर एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, जिससे बहुत ही इजी सवाल आते हैं। कुछ इसके फंडास हैं, अगर उन फंडास को हमने समझ लिया तो एरर एनालिसिस से हमें कोई दिक्कत नहीं आती। एरर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो मेजर सेक्शंस होते हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो होती है कि एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ एरर, कि एरर आप कैलकुलेट करते कैसे हो। और दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर प्रोपोगेट कैसे करती है। मतलब आप अगर दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके अगर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हो और इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ एरर है, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कितनी एरर होगी। सो प्रोपोगेशन ऑफ एरर एक अगला टॉपिक होता है, और इन दोनों ही टॉपिक्स को हमें एरर एनालिसिस में कंप्लीट करना रहता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम सब टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे इस सेशन में, और एरर एनालिसिस आपको बहुत अच्छी दिक्कत देगी और ऐसी समस्या आपके साथ नहीं आएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एरर एनालिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं एरर एनालिसिस को और समझते हैं एरर्स होती क्या हैं और किन किन टाइप्स में होती हैं। तो देखो, एरर्स की अगर मैं बात करूं तो एरर बेसिकली दो भागों में बटी हुई। एक पहला भाग होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, जिसे कंट्रोलेबल एरर भी बोलते हैं। यह आपका पहला भाग होता है। अब सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स वो होती हैं जो कि कंट्रोल की जा सकती हैं, जिनकी वजह हमें पता रहती है कि ये इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो रही है, और इस अगर प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर दें, हटा दें, तो उस एरर को अवॉइड किया जा सकता है, वो पर्टिकुलर एरर हमारी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि भाई आप जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो खराब हो चुका है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो स्केल होता है नॉर्मल 15 सेंटीमीटर वाला, उसके एजेस ओवर द टाइम, बहुत बार यूजेज के बाद एजेस थोड़े से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उससे अगर आप मेजरमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो मेजरमेंट आएगा वो थोड़ा सा एरर के साथ आएगा। तो इसका क्या तात्पर्य है, इससे हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं कि हमें स्केल चेंज कर देना चाहिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है। तो सबसे पहला जो इसमें एरर आता है सिस्टमैटिक में, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगले की बात करूं तो एनवायरमेंटल एरर। आप सभी जानते हो कि प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, इन सब की वजह से डायमेंशंस ऑल्टर हो जाते हैं। अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो चीजें एक्सपैंड करती हैं, सर्दियों की बात करूं तो चीजें कंप्रेस हो जाती हैं। तो अब ऐसे स्केल्स अगर मान लो यूज हो रहे हैं जो कि एक्सपैंड और कंप्रेस होने लगे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, और उनसे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली एरर आएगी। सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो चेंजेस या एरर्स हम एनकाउंटर करते हैं, उन्हें भी सिस्टमैटिक एरर्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि इनका रीजन भी हमें पता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, हम टेम्परेचर नॉर्मलाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट होती है ऑब्जर्वेशनल एरर, कि भाई हमें पता था कि हम गलती कर सकते हैं उस अपैरेटस के अरेंजमेंट में। हमने, हो सकता है कि हमें टेम्परेचर मेजर करना था, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैं एक थर्मोमीटर यूज कर रहा हूं। अब थर्मोमीटर को मुझे, मान लीजिए मुझे चाय का जो टेम्परेचर है, चाय के कप में चाय भरी है गरम गरम, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। अब मैं उस थर्मोमीटर को डालता हूं और तुरंत निकाल लेता हूं।
तो ये मैंने गलत अपैरेटस, गलत अरेंजमेंट यूज किया। मुझे काफी देर तक, थोड़ी देर, एटलीस्ट 2 मिनट तक तो उस थर्मोमीटर को चाय के कप में रखना चाहिए, तब जाके उसमें टेम्परेचर चेंज देखूंगा। तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है और इनका भी रीजन पता है कि अगर यहां गलती होती है तो हमारे ऑब्जर्वेशंस की वजह से होती है, कुछ गलत अपैरेटस या कुछ गलत इम्प्रॉपर सेटिंग की वजह से होती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस और एग्जांपल्स है सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स की, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका रीजन हमें पता होता है। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, जो कि कहलाती है आपकी रैंडम एरर। रैंडम एरर या अनसिस्टमैटिक एरर या अनकंट्रोलेबल एरर, ठीक है। ये रैंडम एरर होती है या अनकंट्रोलेबल एरर होती है। अब अनकंट्रोलेबल से इसका अर्थ यह है कि इनके पीछे का रीजन हमें पता नहीं होता, इनके पीछे का हमें रीजन पता नहीं होता। ये होती है, ये हमें पता है, लेकिन इनके पीछे का रीजन नहीं पता, और ये ना पता होने की वजह से ही प्रॉब्लम ये आती है कि इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि for example, when the same person repeats the same observation in the same condition, he may get different values and readings at different time. सपोज करते हैं एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, जिसको बोला गया, टास्क दिया गया, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम मेजरमेंट करो। उसने पहली बार सिंपल पेंडुलम को एक ही हाइट से छोड़ा और उसके 100 बार ऑसिलेशन का टाइम लिखा। अगली बार उसने सेम चीज की, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, पेंडुलम का बॉब, मास, सब कुछ, इंसान भी वही है। दोबारा किया, उसने 100 ऑसिलेशन देखा, इस बार समय उसका अलग हो जाएगा। फिर उसने एक और बार किया, इस बार फिर से उसका समय अलग हो जाएगा। अब इसके पीछे वो रीजन ही नहीं समझ पा रहा। तो इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है कि ये रैंडम एरर्स में इन्वॉल्व होती है। ये रैंडम एरर्स होती है, अनकंट्रोलेबल एरर्स होती हैं, और इन्हें, इनका रीजन नहीं पता होता और इन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो इसका भी सर कोई हैक है क्या कम करने का? क्योंकि देखिए सर, एरर तो पढ़ हम इसीलिए रहे हैं ताकि कल को हम गलतियां कम कर सके। जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, एक बच्चा पढ़ता रहता है और अपने एग्जाम की तैयारी करता रहता है, और जब वो टेस्ट सीरीज में बैठता है या एग्जाम देने की तैयारी करता है, नीट की बात करते हैं, तो कुछ गलतियां वो समझ जाता है कि ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। वो कॉन्सेप्ट वो रिवाइज करता है, समझता है, फिर उस पर सवाल लगाता है, फिर एग्जाम देता है, तब भी देखता है गलतियां होती हैं। ऐसे ऐसे वो अपने आप को इंप्रूव कर जाता है, और एंड में इंप्रूव करने के बाद भी वो क्या देखता है कि यार मेरे से कुछ गलतियां होती जा रही हैं, बार बार होती जा रही है, जिसे हम सिली मिस्टेक्स भी कहते हैं। अभी सिली मिस्टेक्स क्या है? सिली मिस्टेक्स एक तरीके के रैंडम एरर है, इनका रीजन नहीं पता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो कंट्रोलेबल एरर है कि हमें पता है कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसलिए हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए और उससे रिलेटेड सवाल करने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ गलतियों से प्लस का माइनस हो जाता है अपने आप, मल्टीप्लिकेशन करने जाते और डिवाइड हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स या रैंडम एरर है। अब इनको कैसे हम कम कर सकते हैं? तो यहां मैं आपको बताता हूं एक बेहतरीन सा हैक कि हम रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब रैंडम एरर को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दो। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप पेंडुलम में जानते हो कि यार एक एरर हो सकती है, तो और आपको एक चीज मेजर करनी है जो कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। सोचो, एक केस लेते हैं, आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना, मतलब एक बार वो यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां गया और फिर वापस यहां आया। तो एक फुल साइकिल में जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का, वो हमें मेजर करना है, राइट? अब ये जो टाइम पीरियड हमें मेजर करना है, उसके लिए मैं क्या प्रोसेस यूज करूं? मैं इसको 100 बार ऑसिलेट करवाऊं और फिर जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड बाय 100 करूं। अब होगा क्या कि जो एरर मेरे को एक बार में मिलेगी वही 100 बार में मिलेगी, तो फिर फाइनली मैं जब एक ऑसिलेशन का आंसर निकालूंगा तो वो कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल इसी सेशन में आपको मैं करवाऊंगा, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। बोलने का अर्थ यह है कि रैंडम एरर्स जो होती हैं वो 1/n टाइम्स हो जाती हैं अगर आपने ऑब्जर्वेशन n टाइम्स कर दिए तो एरर को घटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा तरीका है कि कुछ ऐसी गलतियां जो कि सिली मिस्टेक्स या रैंडमली हो रही हैं, जिनका रीजन नहीं पता, उनको दूर करने का तरीका यही है कि इतने सारे टेस्ट देते जाओ, बार बार मेहनत करते जाओ, वो एरर्स अपने आप ही रिड्यूस होती जाएंगी और वो बहुत कम होती जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। ये तो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कुछ इस तरीके का है कि यहां पे सपोज करते हैं मुझे एरर कैलकुलेशन करना है। पहला भाग जो मैंने आप लोगों को बताया कि एरर कैलकुलेट कैसे होता है, तो यहां पे आपने किसी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को किया, उसकी n वैल्यूज निकाल दी, a1 a2 a3 ऐसे डॉट 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 an तक निकाल दी। अब मुझे पता करना है कि उसका मेजरमेंट क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं एक शहर का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने 5 दिन तक टेम्परेचर उसका मेजर किया, है ना। मुझसे पूछा गया था कि इस दौरान जुलाई के पहले हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में टेम्परेचर कितना है इस पर्टिकुलर एरिया का। मैंने वही किया, एक हफ्ते तक मेजरमेंट किया, फिर उसके बाद क्या करूंगा, फिर उसका एवरेज निकाल के तुम्हें वैल्यू दे दूंगा। तो वही करता हूं, ऐसे एन वैल्यूज निकाली, एवरेज निकाला तो एक मीन वैल्यू आ जाती है, राइट।
अब इसमें एरर कैसे बताऊंगा, तो फिर ये जो मीन वैल्यू है इसमें देखूंगा कि ये ओरिजिनल वैल्यू से कितना अंतर है इनमें। मतलब am, फिर डेल्टा A1 निकालूंगा, am माइनस A1, डेल्टा A2 निकालूंगा, डेल्टा A3, ऐसे वैल्यूज निकालता जाऊंगा और फिर इन डेल्टा A1 डेल्टा A2 का एवरेज निकालूंगा। लेकिन एक बात है, इनके बस मॉड लेके इनकी वैल्यूज का एवरेज निकालना, मतलब मैं डिफरेंस देखना चाहता हूं कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितना अलग है, ये नहीं देखना चाहता प्लस में माइनस में कितना अलग है। तो यहां मॉड लूंगा और फिर डिवाइडेड बाय n करूंगा, तो मेरा एक एरर का भी मीन आ जाता है। तो फाइनल वैल्यू जो मैं बताऊंगा वो कुछ इस तरीके से बताऊंगा, जो मैंने मीन वैल्यू निकाली प्लस माइनस डेल्टा am। अब ये जो प्लस माइनस डेल्टा am देख रहे हो, ये कहलाती है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है, इसी को एरर कहा जाता है। तो फाइनल देने का तरीका या एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है कि भाई जो आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है, साथ ही साथ एक डेल्टा am की वैल्यू की एरर हो सकती है, और इस तरीके से स्टैंडर्ड अप्रोच में आप लिख सकते हो। अब यहां पे दो और चीजें आती हैं, एक होता है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, जो कि हो जाता है डेल्टा am अपॉन am के बराबर, और परसेंटेज एरर, इसी में अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो परसेंटेज एरर आ जाता है। ये तो बातें हो गई क्वांटिटेटिव। इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं जिससे हमें एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा। तो नीट 2020 में आया हुआ सवाल सबसे बेस्ट है इस पूरे अप्रोच को समझने के लिए कि एरर कैलकुलेट कैसे होती है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये रीडिंग दी हुई है टाइम मेजरमेंट की, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28। पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना होगा ऑब्जर्वेशन का। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एक डेल्टा टी निकालना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक मीन टाइम से। अब देखो कैसे करता हूं, सबसे पहले तो मैं मीन टाइम निकालूंगा। मीन टाइम क्या हो जाएगा, मीन टाइम क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज यहां पे आप देख सकते हो 5 वैल्यूज हैं। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 होल डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो मीन आ जाएगा। इन सबको जरा जोड़े, अगर आप इन सबको जोड़ते हो 1.25, 24, 27, 21, 28 सबको जोड़ोगे तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो, यहां से एक जाएगा, 6 बचेगा, ये 5 पे आ गया। 6 में से एक इसको जाएगा 2, ये फिर 5 पे आ जाएगा, और यहां से 3 इधर चला जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यूज आएंगी वो 6.25 आ जाएंगी। इन सबको जोड़ देना आप, डिवाइडेड बाय 5 आएंगी, जो कि फाइनली 1.25 के बराबर होगी। मतलब ये मीन वैल्यू आ गई, ये टाइम की मीन वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा डेल्टा टीएम। अब मैं निकालूंगा डेल्टा टीएम। अब डेल्टा टीएम के लिए क्या करूंगा, मैं डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 होल डिवाइडेड बाय 5 करूंगा। और एक बात गौर करने की यह है कि इनकी मॉड्यूलस के साथ वैल्यूज लूंगा, मतलब यहां पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है देखो बताता हूं। डेल्टा T1 क्या हो जाएगा कि T1 Tm से कितना वेरी कर रहा है। T1 क्या था मेरा, ये था 1.25, सो 1.25 माइनस 1.25 ये 0 हो गया। ठीक है सर, बढ़िया। डेल्टा T2 की बात करो तो 1.24 माइनस 1.25 हो जाएगा माइनस 0.01, लेकिन मुझे बस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो ये हो जाएगा 0.01, बिल्कुल सही। ऐसे ही डेल्टा T3 की बात करूं, डेल्टा T3 कितना हो जाएगा 1.27 माइनस 1.25, ये तो हो जाएगा 0.02, बिल्कुल सही। ऐसे ही इसकी बात करूं 1.21 माइनस 1.25 नेगेटिव ऑफ 0.04, लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है तो 0.04 प्लस लास्ट 1.28 माइनस 1.25 ये 0.03। ये आ गई मेरी वैल्यूज, इनको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो कितना आ जाएगा। इनको जोड़ दो, 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 जो कि आंसर होता है 0.02। सो जो मेरा डेल्टा टीएम आ रहा है, जो मेरा डेल्टा टीएम मतलब मीन एरर आ रहा है वो ये आ रहा है, और जो मेरी मीन वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो फाइनल जब मैं मेजरमेंट लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। फाइनल मेजरमेंट लिखूंगा मतलब टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, टीएम प्लस माइनस डेल्टा टीएम। और टीएम कितना हो गया, टीएम हो गया मेरा 0.02 प्लस माइनस, सॉरी टीएम क्या हो गया, टीएम ये नहीं है, ये मेरा डेल्टा टीएम है। टीएम हो गया मेरा 1.25 प्लस माइनस 0.02, ये हो गई मेरी वैल्यू। इस तरीके से लिखी जाएगी। अब इस तरीके से अगर आपने वैल्यू लिख दी है तो अब हमें निकालना क्या था, हमें क्या ये वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना था। हमें क्या निकालना था, परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है, ये बेसिकली आपका परसेंटेज एरर ही होता है, जहां पे आपको डेल्टा टीएम डिवाइडेड बाय टीएम इंटू 100 करना है, सिंपल सी चीज।
तो ये आ गया 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100। सिंपल। आई थिंक सबको समझ में आ गया। यहां से 2 डेसिमल जाएंगे, यहां से 2 डेसिमल जाएंगे और फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी 5 से जाएगा, 25 5 जा, ये 4 से जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8/5 हो जाएगा आपका 1.6%। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर आप सभी समझ गए होंगे इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.6%। ठीक है। सो नीट 2020 का सवाल मैंने कर दिया जो कि मेरे पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था कि एरर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये रहा आपके सामने स्टैंडर्ड अप्रोच। अब बढ़ते हैं आगे वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है प्रोपोगेशन ऑफ एरर कैसे होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कैसे होता है। तो यहां पे हमें बेसिकली कुछ चीजें, कुछ फंडास जानने हैं जिनको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि सपोज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी x दो फिजिकल क्वांटिटी के जोड़ से बन रही है, यानी a प्लस बी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने सीरीज में रेजिस्टेंस समझा होगा जो कि R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। सो यहां पे उसी तरीके से ले सकते हो, R इक्विवेलेंट इन अ सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 मेजर करने में मैं कुछ गलती मेजर कर रहा हूं, R2 मेजर करने में भी मैं कुछ गलती मेजर कर रहा हूं। तो ये बताओ जो फाइनल रिजल्टेंट लोगे दोनों का, उसमें कितनी गलती होगी। तो बड़ा सिंपल सा केस है, यहां पे जो गलती होगी दोनों को लेने में वो दोनों गलतियों का जोड़ होगा। मतलब मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ ए प्लस मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ बी, दोनों को जोड़ दोगे तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अच्छा सर, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा? यहां तो शायद एरर घट जाएगी। नहीं, यही सबसे बेहतरीन सी चीज है जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि एरर्स ऑलवेज एड्स अप, ऑलवेज एड्स अप। एरर्स कभी भी ऐसी नहीं होंगी कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि मान लो एक चेन चल रही है, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, फिर तुम किसी और को बताओगे, फिर तुम किसी और को बताओगे, फिर तुम किसी और को बताओगे। अब मान लो मैंने तुम्हें कुछ गलत बताया, वो गलत तुमने समझा और तुमने फिर दूसरे वाले को और कुछ गलत बताया। तो अब एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने तुम्हें कुछ गलत बताया और तुमने जो गलत बताया वो मेरे गलत को काट दे। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें कुछ गलत चीज समझा दी, पढ़ा दी या बता दी और तुमने और गलती कर दी तो वो गलती और बढ़ जाएगी, क्योंकि गलतियां हमेशा जोड़ती हैं। उसी तरीके से एरर्स ऑलवेज एड्स अप, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। सो यहां पे ऑल्दो ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन फाइनल एरर दोनों की ऐड होगी। ठीक है सर। अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरीके की आती है a अपॉन बी के फॉर्म में, मतलब अब मैं जा रहा हूं, ये देखो एडिशन और डिवीजन में इस तरीके से आप एरर निकाल सकते हो। अब अगर मैं जाता हूं नेक्स्ट केस पे कि दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में लिखी हुई हैं, तब एरर कैसे निकाली जाती है? तो यहां पे आप एरर नहीं निकालते, यहां पे आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप? रिलेटिव एरर। देखो अगर x इज इक्वल टू a बाय बी दिया है तो ये चीज आप निकाल सकते हो जो कि है डेल्टा x बाय एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। समझ में आया आप लोगों को? मतलब इस फॉर्मेट में अगर दी हुई है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए मैं इधर जाता हूं, इस पे फोकस करो। जैसे मान लो x दिया हुआ है a की पावर n, b की पावर m, c की पावर p। ठीक है। अब इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी चीज है, पिछले केस में यहां पे n की पावर 1 थी और नीचे b था, b की पावर भी 1 थी। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे भी इस सिनेरियो में भी देखो, जहां पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस आएंगे वहां पे याद रखना हमेशा आप रिलेटिव एरर ही निकाल सकते हो। तो यहां पे डेल्टा एक्स बाय एक्स जो हो जाएगा वो वही होगा जितनी भी क्वांटिटीज आपने लिखी हुई, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, जितनी भी ऊपर नीचे कहीं भी हो, सबसे पहले तो डेल्टा एक्स बाय एक्स कितना होगा? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। उसके आगे इनका जो भी कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा, मतलब इनकी जो पावर है एन आ गया, यहां एम आ गया, यहां पी की जगह सी आ गया। समझ में आया? क्लियर है? सो इस एनालिसिस में रिलेटिव एरर निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते। आपको डायरेक्ट एरर निकालनी तो आपको x इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको डेल्टा x की वैल्यू आएगी। तो ये चीज याद रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केसेस आएंगे जहां पे भी, जहां पे 4 या 5 या 2 या 3 जितनी भी क्वांटिटीज है सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो वहां एरर रिलेटिव एस्पेक्ट में निकाली जाती है। डायरेक्ट एरर इस x को उससे मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। ठीक है सर। दो और क्वांटिटी जैसे कि यहां पे x इज इक्वल टू a टू द पावर n है, तो सेम चीज यहां पे भी वही चीज कर सकते हो। आपको डेल्टा x बाय x ही निकालोगे, क्योंकि a टू द पावर n का मतलब क्या है? a n टाइम्स मल्टीप्लाइड है। सो ऐसे ही अपन डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय कितनी बार करोगे? n टाइम्स करोगे तो उसी को लिख दिया, पावर जो है नीचे उतर गई, n इंटू डेल्टा a बाय। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको ये चीज याद रखनी है। अब कभी कभी क्वांटिटीज आपको लॉगरिथम फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, जैसे x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a विद बेस n। तो यहां पे जो एरर होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डेल्टा ए बाय। ठीक है। सो आई सपोज ये सारी चीजें आप याद रखोगे, मोर
इस पे आपको फोकस करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों पे करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं जिससे हमें एक अच्छा एनालिसिस मिले। तो 2013 नीट का सवाल है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% 4%। परसेंटेज एरर मतलब की डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 जो दिया है इन्होंने वो दिया है 1%। ऐसी डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 जो दिया है इन्होंने कितना दिया है, दैट इज 2%। डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 जो दिया है इन्होंने कितना दिया है, 3%। और डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 जो दिया है वो दिया है इन्होंने 4%। और फॉर्मूला दे दिया कि P कैसे रिलेटेड है, a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। अब मुझे बताना है कि एरर इन P कितनी होगी, P में एरर कितनी होगी, परसेंटेज के फॉर्म में दिया, परसेंटेज ही निकालना है, मतलब मुझे डेल्टा P बाय P इंटू 100 ही निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा P बाय P कितना होगा, पहले तो ये बताओ डेल्टा P बाय P कितना होगा। डेल्टा P बाय P सिंपल सी चीज है, डेल्टा P बाय P जो होगा सर वो हो जाएगा मेरा डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी। बिल्कुल सही सर, एकदम सही। और जो भी इनकी पावर है वो सामने आ जाएगी। तो ए की पावर 3 है, 3 सामने आ गया, बी की पावर 2 है, 2 सामने आ गया, सी की पावर 1 है, 1 आ गया, डी की पावर 1 है, 1 आ गया। तो इस तरीके से मैं डेल्टा पी बाय पी निकाल देता हूं। और दोनों तरफ इंटू 100 कर दोगे, दोनों तरफ यहां पे भी इंटू 100 कर दो और यहां पे भी इंटू 100 कर दो। तो बेसिकली ये क्या बता रहे हो तुम, ये चीज वही आ जाएगी, और परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ पी, और ये भी परसेंटेज एरर्स ही आएंगी। सो फाइनली डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 जो कि आपको निकालना है वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा ए बाय इंटू 100 जो कि है 1% के बराबर, मतलब 3 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 3%, प्लस डेल्टा 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी 2%, 2 इंटू 2 4%, यहां पे 1 इंटू डेल्टा सी जो कि हो जाएगा 3%, और यहां पे डेल्टा डी बाय डी जो कि है 4%। तो आप देख सकते हो 4 4 8 और 8 और 6 14% आंसर है, एंड दिस इज बेसिकली द करेक्ट आंसर ओवर हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो आई सपोज सबको एनालिसिस समझ में आ गया किस तरीके से हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट निकाल के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। अब बढ़ते हैं एक और बहुत अच्छे सवाल की तरफ जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और काफी अच्छा एनालिसिस देता है यहां पे एरर से रिलेटेड। सो इस सवाल को देखते हैं क्या है ये। यहां पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता चलेगा लीस्ट काउंट एरर के बारे में। अब देखो क्या दिया हुआ है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब इस लाइन का मतलब समझना, पहले तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया तुमको कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, दूसरी चीज फिर क्या दी कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, लेंथ का मेजरमेंट उन्होंने दिया है। लेंथ का मेजरमेंट क्या दिया, लेंथ का मेजरमेंट उन्होंने दे दिया 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसका मतलब 1 mm क्या है, 1 mm बेसिकली उसकी एरर है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हाँ या ना, क्योंकि 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही सर। एंड देखो एल की बता दी उन्होंने, एल प्रॉपरली दिया हो। अब देखो और क्या बताते हैं, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। टाइम दे दिया उन्होंने 100 ऑसिलेशन का, टी फॉर 100 ऑसिलेशन दे दिया, कितना दे दिया उन्होंने, 90 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। एंड ये जो किया है एक रिस्ट वॉच के थ्रू किया है जिसका रेजोल्यूशन 1 सेकेंड है। पूछ रहे व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। एक्यूरेसी पूछ रहे हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब एक्यूरेसी का मतलब यह है कि वो बेसिकली आपका डेल्टा जी पूछना चाह रहे हैं कि डेल्टा जी कितना होगा। अच्छा सर, ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये तो मेरा टाइम पीरियड को बताता है और मुझे निकालना जी है, तो इस फॉर्मूले से कैसे बताऊंगा। देखो सबसे बेस्ट चीज तो पहले तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो भाई, इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करो कि जी को उधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जी को इधर ले आओ, टी को इधर ले आओ, तो देखो जी आ जाएगा। जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया आपका जी, ये आ गया आपका जी। समझ में आया, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब मुझे क्या इस फॉर्मूले में कैसे रिलेट कर सकता हूं, इस फॉर्मूले में रिलेट आप इस तरीके से कर सकते हो। आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि डेल्टा जी बाय जी विल बी इक्वल टू, यहां एल की पावर 1 है, सो डेल्टा एल बाय एल प्लस टी की पावर कितनी है 2, सो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी।
बिल्कुल सही। और 4 पाई तो कांस्टेंट है तो उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। तो इस तरीके से मैं डेल्टा जी बाय जी निकाल सकता हूं, रिलेटिव एरर के थ्रू मैं इसे रिलेट कर सकता हूं। अभी जस्ट मैंने पढ़ा। अब मुझे निकालना क्या है? देखो सवाल यही बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत अच्छा है। मुझे निकालना ये चीज, ठीक है, ओके, निकाल देंगे। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 या 10, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। डेल्टा एल और एल दिया है क्या? हाँ जी सर, ये रहा मेरा डेल्टा एल और ये रहा मेरा एल। ओके, बहुत बढ़िया। डेल्टा टी बाय टी दिया है क्या? अब सोचते हैं कि ये टाइम पीरियड किसका है, ये टाइम पीरियड किसका है। दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ओहो, ओके, ये जो फॉर्मूला है इसमें तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन है, यहां पे टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन दिया है, तो वन ऑसिलेशन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा सर। वन ऑसिलेशन का कितना होगा? टी फॉर वन ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू 90 बाय 100, जो कि हो जाएगा 0.9 सेकेंड। ओके सर, बढ़िया, टी भी निकाल दिया। अब डेल्टा टी कैसे निकालोगे? तो यहां मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक बहुत बढ़िया सी चीज जो कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब देखो, यहां आपने टी निकाल दिया, देखो समस्या अब बस इसकी आ रही है, इस चीज की। ये चीज नहीं पता हमें डेल्टा टी कितना होगा। तो यहां पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसे कहा जाता है लीस्ट काउंट एरर। ये एक टाइप की रैंडम एरर होती है, ये एक टाइप की रैंडम एरर होती है और यहां पे वही होगी, यहां पे वही होगी। क्या होगी लीस्ट काउंट एरर? लीस्ट काउंट एरर बेसिकली क्या है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, उससे जो सबसे छोटी, उससे जो सबसे छोटा डायमेंशन या मेजरमेंट आप कर सकते हो, उस अमाउंट का एरर एक रैंडमली हो सकता है जब भी आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो। मतलब कि यहां पे आप एक घड़ी यूज कर रहे थे, एक रिस्ट वॉच यूज कर रहे थे जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड था। तो इस रिस्ट वॉच को यूज करने में आपके थ्रू एक रैंडम एरर हो सकती है, और कितनी होगी वो? 1 सेकेंड के बराबर। So least count error is basically the error encountered while using an instrument, and that is equal to the least count, the smallest measurement which can be done using any device. तो इस रिस्ट वॉच के थ्रू सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकते हो? 1 सेकेंड। तो यहां पे लीस्ट काउंट एरर कितनी हो जाएगी? 1 सेकेंड की। समझ रहे हो आप? यहां पे लीस्ट काउंट एरर कितनी हो जाएगी? 1 सेकेंड की। सो यहां पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो लीस्ट काउंट एरर होगी, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 सेकेंड। लेकिन अब यहां पे एक मजेदार बात है, ये लीस्ट काउंट एरर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए है? 100। डेल्टा टी फॉर 100 ऑसिलेशन, डेल्टा टी फॉर 100 ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड। यहां मेन कॉन्सेप्ट आता है वो जो रैंडम एरर का मैंने बताया था कि 100 ऑसिलेशन, नंबर ऑफ अप्रोचेस, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन 100 गुना कर दिए। 100 बार ऑसिलेट करके देख रहे हैं कि 1 सेकंड की एरर हो सकती है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो दो बच्चे, दो स्टूडेंट्स हैं, वो खेल रहे हैं, दो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ठीक है। एक जो था स्टूडेंट वो पेंडुलम देख रहा था, पेंडुलम का मूवमेंट देख रहा था, और दूसरा जो स्टूडेंट था वो वॉच लेके बैठा हुआ था, राइट? वो वॉच लेके बैठा हुआ था और वो बेसिकली वॉच पे देख रहा था। अब ये यहां पे बोलेगा कि 100 हो गए और ये यहां पे उस चीज को बंद करेगा। तो इसने जब देखा 100 ऑसिलेशन में, हो सकता है कि थोड़ी देर पहले उसने बंद कर दिया हो, या हो सकता है थोड़ी देर बाद बंद कर दिया हो। तो हम यहां मान के चलते कि एक रैंडम एरर हो सकती है लीस्ट काउंट के बराबर, जिसे बोलते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। तो वो यहां पे कितनी हो रही है? वो यहां पे कितनी हो रही है? वो हो रही है 1 सेकेंड। लेकिन कितने ऑसिलेशंस के लिए हो रही है? वो हो रही है 100 ऑसिलेशंस के लिए। अब मुझे यहां इस फॉर्मूले में कितना चाहिए? मुझे तो सर ये चाहिए एक ऑसिलेशन के लिए। तो यहां पे डेल्टा टी फॉर 1 ऑसिलेशन कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 1/100 सेकेंड्स, 1/100 सेकेंड्स। तो अब आप लोग क्या क्या जान चुके हो? अब आप लोगों को डेल्टा टी तो पता ही, अब टी भी पता है और डेल्टा टी पता हो गया। एक ऑसिलेशन के लिए डेल्टा एल और एल तो पता ही था। अब इस फॉर्मूले में रखो, डेल्टा जी की वैल्यू यू निकालो। देखो निकालते हैं। सो डेल्टा जी बाय जी कितना हो जाएगा? डेल्टा जी बाय जी हो जाएगा मेरा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा टी बाय टी, और ये 2 के साथ। तो डेल्टा एल बाय एल कितना था? डेल्टा एल 0.1 डिवाइडेड बाय 20, 0.1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एल कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 0.01, 0.01, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख लो आप, 1/100 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी थी? टी की वैल्यू थी 90/100, है ना? ये हो जाएगा 90/100। सो 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/90 हो जाएगा, और बल्कि ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका 45 से, और ये हो जाएगा मेरा डेल्टा जी बाय जी के बराबर। अब देखो, आप जी की वैल्यू इंडिविजुअली मत कैलकुलेट करना, चाहो तो कर भी सकते हो,
ये रहा एल की वैल्यू सेंटीमीटर में, ये रहा टाइम की वैल्यू 0.9 सेकंड आ जाएगी, और उसको इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे, इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये वाला, इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो यहां से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जी की वैल्यू नियर अबाउट 9.8 ही आएगी। सो आप डायरेक्टली 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, आई सपोज आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर लोगे, 1/200 प्लस 2/90 इंटू 9.8 या 10 लेके भी आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो और ऑप्शन एनालिसिस करके बता सकते हो कौन सा करेक्ट आंसर है। बट ये तरीका रहा हमारा एक्यूरेसी इन जी निकालने का, एंड आई सपोज आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काफी अच्छे इनपुट्स मिले मुझे यहाँ पे। एक तो लीस्ट काउंट एरर के बारे में पता चला, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि एरर कैसे, रैंडम एरर्स कैसे रिड्यूस हो जाती है जब मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाता हूं। तो अब बढ़ते हैं एक और बहुत अच्छे इसी में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो यहां पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा जिसके थ्रू एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है, जो कि यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो सवाल इस तरीके का है कि दो रेजिस्टर्स हैं, एक सीरीज में लगाए हैं इनको, एक कॉम्बिनेशन में, और दूसरे में पैरेलल में लगाया है। तो जब सीरीज में लगाया है, तब तो कोई इशू नहीं है, जब सीरीज में लगाया तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि तब उस सिनेरियो में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होगी। तो यहां पे क्लियर बोल सकता हूं डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 के बराबर होगा। सिंपल सी चीज। अब क्या बताना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में जरा रख के देखोगे तो कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू 100, R2 की वैल्यू 200, ठीक है। सो 100 प्लस 200, आंसर आ गया 300। ओके, डेल्टा आर क्यू की बात करूं, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, तो डेल्टा R1 3 है, डेल्टा R2 4 है, सो हो जाएगा 3 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 7 ओम। सो फाइनली इस सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। देखो प्रॉपर एरर एनालिसिस के साथ मैंने आंसर लिख दिया। तो सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत आती है पैरेलल में, और पैरेलल में क्या दिक्कत आती है, कि पैरेलल में जो जोड़ने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पे आपको एक अप्रोच याद रखनी है कि इस सिनेरियो में जब हम डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है यहां पे एरर को निकालने का। मतलब यहां पे रिलेटिव एरर नहीं बता रहा हूं मैं, यहां पे रिलेटिव एरर पता नहीं चल रही, यहां पे डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर पता चलता है और उस तरीके से रिलेट होता है। तो ये एक स्पेशल केस है, और अगर आप आगे बढ़ोगे और जानोगे बेसिक मैथ्स को तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स डिफरेंशिएशन से निकले हुए हैं, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स है डिफरेंशिएशन से निकले और बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट आई सपोज सभी को पता चल जाएगा इसके थ्रू। यहां पे बस वैल्यूज डालनी है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल लोगे जो कि हो जाएगा 1/100 प्लस 1/200 था, राइट। 1/200 था, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका 3/200 के बराबर। और यहां से आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट होल स्क्वायर आ गया 3/200, और ऐसी डेल्टा R1 डेल्टा R2 आप लोगों को पता है तो आप वहां से फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। बट मेन गेम यहां है आपको एक फॉर्मूला सेट पता होना चाहिए। अब इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो कि आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं, और आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हमेशा याद रखो कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरर एनालिसिस आर वैलिड ओनली। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये वैलिड तभी हैं, जो भी मैंने आपको अभी तरीका बताया प्रोपोगेशन का और कैलकुलेशन का, रिलेटिव एरर। सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरर एनालिसिस आर वैलिड ओनली व्हेन द एरर्स आर वेरी स्मॉल, मतलब एरर परसेंटेज शुड बी लेसर देन 5%, एरर परसेंट शुड बी लेस देन 5%, तभी ये वैलिड होंगे। अगर इससे ज्यादा हो गया तो एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशिएशन से आता है, और डिफरेंशिएशन है ही उस पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड कि आपके चेंजेस वेरिएशंस बहुत स्मॉल हो रहे हैं। तो एरर एनालिसिस के जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये तभी वैलिड हैं, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के तभी वैलिड है जब आपके
एरर परसेंटेज लेस देन 5%, अगर उससे ज्यादा हो तो एरर एनालिसिस वर्क नहीं करेगा। सो ये डिटेलिंग, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में फ्रेमवर्क होना चाहिए और इसी के साथ आप एनालिसिस लगा सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे एंड आई सपोज इस पूरे सेशन में आप लोगों को काफी अच्छा इनपुट मिला होगा एरर एनालिसिस के बारे में। ये एक ऐसा सेशन था जहां पे आप एरर कंप्लीटली एंटायरली समझ चुके होंगे और अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जिससे कि आपकी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बढ़े इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और इस पे बढ़ गई तो समझो यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक पर्टिकुलर पिलर आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, जो कि काफी दफा पूछा गया है, बहुत सारे पुराने पेपर्स के एनालिसिस पे भी बोल सकता हूं, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन भी है कि आगे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। सो इसी के साथ आई साइन ऑफ, मिलेंगे अगले सेशन में और एक बहुत ही धमाकेदार मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।